हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रोफेसर निखिल वाधवा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैलाश एजुकेशन सर्विसेज। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी एसएसटी क्लास 10th की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको 2025 से 2026 का जो सेशन है, इसमें सारा सिलेबस एसएसटी का करवाऊंगा इस चैनल के ऊपर। तो वेलकम बेटा। हमारा जो चैप्टर चल रहा है ना, वो है पावर शेयरिंग, जिसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं बच्चे, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं बेल्जियम, श्रीलंका, जो 2 कंट्रीज हैं उनके मॉडल्स के बारे में। फिर उसके सेकंड क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया कि पावर को क्यों शेयर करना जरूरी है। प्रूडेंशियल रीजंस होते हैं एंड मॉरल रीजंस होते हैं। तो वो दोनों वीडियोस के अंदर हमने बहुत अच्छे से टॉपिक कंप्लीट कर लिया है बच्चे। आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट क्लास है पावर शेयरिंग की, थर्ड क्लास एंड द लास्ट क्लास, जिसमें मैं बच्चे बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा कि पावर कैसे शेयर की जाती है, सरकार अपनी पावर को कैसे शेयर करती है, लेवल्स में, ऑर्गन्स में, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे शेयर करती है। बहुत बारीकी से कॉन्सेप्ट्स को बेटा समझेंगे एंड आपके फुल मार्क्स आने की पूरी गारंटी मेरी है बेटा। अब आपको ना ध्यान से समझना है कि आज का जो टॉपिक है वो पक्का और पक्का 5 मार्क्स में पूछा ही जाता है। काफी सालों में से बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बेटा, तो आपको आज की क्लास लगाने से सीधे सीधे 5 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं, और आपके स्कूल्स के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपकी टीचर पक्का पूछेगी। और आप अपने टीचर को बोल देना कि हमने तो निखिल भैया की ये वीडियोस देख रखी हैं और हमें तो ये सारा कॉन्सेप्ट आता है। तो बच्चे शुरू करते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, की पावर को कैसे शेयर किया जाता है। तो सरकार को पावर शेयर करनी है डेमोक्रेटिकली। सरकार चाहती है कि मैं अपनी पावर को क्या करूं? शेयर करूं। अब शेयर करे कैसे, वो कौन कौन से तरीके हैं, वो हमने समझने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब आप अपनी जूनियर क्लासेस में, विच इज 7th 8th एंड 9th, उसमें बहुत अच्छे से ये समझ के आ रहे हैं कि पावर को शेयर किया जाता है इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। किसमें शेयर किया जाता है? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब मैं आपको वो वाला टॉपिक सारा रिकॉल करवाऊंगा कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन सी होती हैं बेटा। सो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारे पास 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है बेटा। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशरी। लेजिस्लेटिव एक ऐसी ऑर्गन है, तो सरकार ने क्या किया, 3 ऑर्गन्स में पावर को बांट दिया। लेजिस्लेटिव, जिसका काम है कानून बनाना, टू ड्राफ्ट द लॉज, टू मेक द लॉज। पार्लियामेंट के पास हमारे देश में पावर होती है कि वो कानून बनाती है। तो लेजिस्लेटिव का मतलब पार्लियामेंट। अगर पूरी कंट्री की बात करें तो पार्लियामेंट, आपकी स्टेट की बात करें तो विधानसभा, जहां पे सब बैठते हैं और कानून बनाते हैं। कौन बैठता है पार्लियामेंट में? कौन लोग बैठते हैं पार्लियामेंट में? बैठते हैं मेंबर पार्लियामेंट्स, एमपीस, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं सांसद। क्या बोलते हैं? सांसद। आपके एरिया का कौन है सांसद? जरा कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि अपने अपने एरिया के सांसद कौन है, और क्या आप उनसे खुश हैं उनके काम से? प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना बेटा। तो ये जो एमपीज होते हैं, ये कानून बनाते हैं, लेजिस्लेटिव के अंदर आते हैं। तो लेजिस्लेटिव में बेटा आते हैं एमएलए और एमपीज। एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आपके स्टेट का पार्लियामेंट है, जिसको हम विधानसभा भी बोलते हैं। तो उसके अंदर लोग बैठे हैं। और हमारे देश का जो पार्लियामेंट है, जिसमें हम 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, वहां पे बेटा लोग बैठे हैं जो कानून बनाएंगे। तो लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून बनाना। तो पावर शेयरिंग पहला मॉडल जो हो गया कानून बनाने का, दैट कम्स अंडर लेजिस्लेटिव। अब सिर्फ काम बनाने से तो नहीं होगा, कानून बनाने से उस कानून को इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा बेटा। तो इंप्लीमेंट करने के लिए जो डिफरेंट ऑर्गन है, उसका नाम है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वर्ड आया एग्जीक्यूट करने से, कि मुझे जो कानून बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना है बच्चे। एग्जीक्यूट का मतलब मुझे लागू करना है, और लागू करने के लिए हम चुनते हैं किनको? सीएम, पीएम, मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर साहब कानून लागू करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब करते हैं, और उनकी जो टीम होती है मिनिस्टर्स की, जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे जो टीम है ना बेटा, इनको अपना कानून इंप्लीमेंट करना होता है। अब 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब आप ध्यान देंगे तो 2 तरह के एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? तो 2 तरह के एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं बच्चे? तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब यहाँ पे ऊपर 2 तरह के एग्जीक्यूटिव लिखने वाला हूं। तो 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरे होते हैं बेटा परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब बच्चे इसमें क्या फर्क है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब कि ऐसा इंसान जो 5 इयर्स के लिए इलेक्ट होता है, डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस के थ्रू 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। तो चाहे आपके सीएम साहब हों,
चाहे आपके पीएम साहब हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, ये सारे लोग बेटा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं, 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। 5 साल के लिए इलेक्ट हो रहे हैं मतलब हर 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे, हर 5 साल बाद इनको अपना पॉइंट प्रूफ करना पड़ेगा, लोगों की कचहरी में जाना पड़ेगा, वोट मांगनी पड़ेगी, तो ये 5 साल के लिए चलेंगे। बट देश तो 5 साल के लिए नहीं चलता ना, देश को तो आगे बढ़ना है। इसीलिए कंट्री को रन करने के लिए हमें कुछ परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की भी जरूरत पड़ती है, जिनका 5 साल से कोई लेना देना ना हो और वो कंटिन्यूअस लेवल पे देश की पॉलिसीज को आगे लेके जा पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। तो इसके अंदर बेटा हमारे सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इनका 5 साल से कोई नहीं लेना देना। किसी की भी सरकार हो बच्चे, ये तो अपना काम करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। एक बार इनकी सर्विस में ज्वाइनिंग हो जाए, एक बार ये सिलेक्ट हो जाए बेटा, तो फिर जब तक ये रिटायर नहीं होते एट द एज ऑफ 60, तब तक ये काम करते रहेंगे। इसी वजह से इनका नाम कौन सा एग्जीक्यूटिव है? परमानेंट। तो हमारे पास एग्जीक्यूटिव में 2 तरह के एग्जीक्यूटिव हैं, पहला पॉलिटिकल, सेकंड परमानेंट। पहला पॉलिटिकल, सेकंड परमानेंट। पॉलिटिकल इज फॉर 5 इयर्स, परमानेंट इज फॉर लाइफ टाइम, जब तक वो रिटायर नहीं होते। अब कानून बना लिया लेजिस्लेटिव, कानून को इंप्लीमेंट कर लिया एग्जीक्यूटिव। अब बारी आती है बेटा जुडिशरी की। जुडिशरी का मतलब कानून का रखवाला। लेजिस्लेटिव ने कानून बनाया, एग्जीक्यूटिव ने कानून को इंप्लीमेंट किया, और जुडिशरी कानून का रखवाला, कि जो कानून को प्रोटेक्ट करेगा, कस्टोडियन ऑफ द लॉ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसमें आते हैं। तो इसमें कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश का एपेक्स कोर्ट है, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर आपको कानून से कोई भी छेड़छाड़ दिखती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि वो जुडिशरी है, वो कानून के रखवाले हैं बेटा। हमारे देश के अंदर सबसे खूबसूरत चीज तो यही है कि कोई भी सरकार, कोई भी ऑफिसर्स अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकता, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना पड़ता है। और अगर किसी ने ऐसी जोर जबरदस्ती करी तो आप कोर्ट जाके केस कर सकते हैं। जो कौन से कोर्ट्स हैं बेटा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो 3 तरह की कौन कौन सी ऑर्गन्स हो गई? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव कानून को इंप्लीमेंट करना, एंड जुडिशरी कानून का ध्यान रखना। अब जुडिशरी इसलिए भी जरूरी है कि ये 2 लोग अपनी पावर को मिसयूज ना कर पाए, इसलिए जुडिशरी को लेके आते हैं। इसलिए हमारे इंडिया का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। एक दूसरे की पावर पे चेक रखना और बैलेंस बना के रखना। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, एक दूसरे की पावर को चेक रखना एंड बैलेंस बना के चलना। अब आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, आओ मेरे साथ बेटा, सारा वो मैं आपको कॉन्सेप्ट करा देता हूं कि आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। बहुत ही डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं। Power is shared among different organs of the government such as legislature, executive and judiciary. तो पावर 3 चीजों में शेयर की जाती है सर, legislative, executive and judiciary. Let us call this horizontal distribution. अब क्योंकि ये तीनों एक ही लेवल पे हैं, legislative, executive, judiciary तीनों एक ही लेवल पे हैं, इसलिए कौन सा सिस्टम हो गया? horizontal. कौन सा सिस्टम हो गया? horizontal level of power sharing. Because it allows different organs of the government placed at the same level. ये कीवर्ड है बेटा, तीनों सेम लेवल पे है, ना लेजिस्लेटिव किसी से कम, ना एग्जीक्यूटिव किसी से कम, ना जुडिशरी किसी से कम, तीनों सेम लेवल पे। और सेम लेवल को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स सच एज सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। कोई भी ऑर्गन, चाहे लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो और जुडिशरी हो, वो अपनी पावर्स को अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते बच्चे। Each organ checks the others. Underline this keyword. Each organ checks the others. This results in a balance of power among various institutions. Last year we studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament. तो कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी सरकार हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनको अपना अकाउंटेबिलिटी, जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में जाके कि वो काम कैसे कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल पास हुआ है, तो उस वजह से गवर्नमेंट को सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ी हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर आप कुछ भी ऑफिस में बैठे पास नहीं कर सकते, आपको कहां करवाना पड़ेगा? पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा। सिमिलरली, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature. This arrangement is also called system of checks and balances. जैसे मैंने बताया बेटा, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस।
तो सर पहला वाला पावर शेयरिंग का पॉइंट क्या हुआ? पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके अंदर तीन कौन सी ऑर्गन्स हैं सर? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव कानून को इंप्लीमेंट करता है, जुडिशरी कानून का ध्यान रखता है, और ये तीनों सेम लेवल पे हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं कि कोई अपनी पावर को मिसयूज तो नहीं कर रहा। इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। समझ आया बेटा? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। दूसरा शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अब हमारी कंट्री की एग्जांपल लेते हैं। पहले हमारे देश में तीन तरह की सरकार होती है डिफरेंट लेवल्स पे। सबसे पूरे इंडिया की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके स्टेट की सरकार स्टेट गवर्नमेंट, और आपके शहर की सरकार, जो आप जिस शहर में रहते हो, जिस सिटी में रहते हो या जिस गांव में रहते हो, उसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो आइए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ जी, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल। तो सबसे ऊपर वाला लेवल जो है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा ये पूरे इंडिया की सरकार है, इंडिया के डिसीजंस इसने लेने होते हैं। इसके जो हेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो चाहे रेलवेज हो, बैंकिंग हो, फॉरेन अफेयर्स हो, डिफेंस हो, फाइनेंस हो, ये बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं ये सारे के सारे सेंट्रल सरकार ने ही लेने हैं। अब ये सेंट्रल सरकार किन मुद्दों पे डिसीजन ले सकती है? ये सारे मुद्दे हमने लिखे हुए हैं यूनियन लिस्ट में। किस में लिखे हुए हैं? यूनियन लिस्ट। एक लिस्ट है बेटा यूनियन लिस्ट, उसमें जितने सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं उस सब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकार कानून बना सकती है। उस सरकार का नाम है बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो हमारी प्रेजेंटली गवर्नमेंट है उनके प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो ही सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजंस लेंगे, जो कि कौन सी लिस्ट में लिखे हुए हैं बच्चे? यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं। अब आपकी स्टेट जैसे कि बिहार, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, झारखंड, ये जो सारी अलग अलग स्टेट्स हैं, इनकी गवर्नमेंट कौन चलाता है? स्टेट गवर्नमेंट चलाती है बेटा। और इसके जो हेड हैं वो कौन होते हैं? सीएम, चीफ मिनिस्टर, जिसको हम मुख्यमंत्री भी बोलते हैं। जैसे आई कम फ्रॉम पंजाब बेटा, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान जी हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसे ही बेटा अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग चीफ मिनिस्टर हैं। जैसे बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी। ऐसे अलग अलग चीफ मिनिस्टर अलग अलग स्टेट्स के हैं जो वो हमारे स्टेट की सरकार को चलाते हैं। इनकी जो कानून बनाने की ड्यूटी है ना बेटा, वो सारी की सारी लिखी हुई है स्टेट लिस्ट में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट है बेटा, उसका नाम है स्टेट लिस्ट। उसमें जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे कानून उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। जैसे कि बेटा प्रॉपर्टी पे कानून स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है बेटा। स्टेट की जो पुलिस होती है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है बेटा। मैरिज के रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं बेटा वो भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ कानून बना सकती है जो मुद्दे किस में लिखे हुए हैं? स्टेट लिस्ट में लिखे हुए हैं। और यूनियन गवर्नमेंट उस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पे बना सकती है जो किस पे लिखे हुए हैं? यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं बेटा। फिर हमारी आ जाती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब आपके शहर की सरकार, आपके गांव की सरकार। अगर तो आप बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप रहते हैं शहर में, अर्बन सिटी में, तो आपके वहां पे होगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है बेटा मेयर। आपके हेड, शहर के हेड कौन होते हैं? मेयर। और अगर आप बेटा एक रूरल एरिया में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, पिंड में रहते हैं, तो वहां के जो हेड होंगे वो होंगे सरपंच साहब, जो कि सारे वहां के रिलेटेड इश्यूज देखेंगे। इसको कौन सी सरकार बोलते हैं बेटा? लोकल गवर्नमेंट। इसलिए इसको वर्टिकल पावर और शेयरिंग भी बोलते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन भी बोल देते हैं कि पावर को ऊपर के लेवल से नीचे तक बांटा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे देश की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट आपके स्टेट की सरकार, लोकल गवर्नमेंट का मतलब जो सरकार आपके शहर का, आपके गांव का ख्याल रखेगी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपके गांव के अंदर कौन सी स्ट्रीट लाइट खराब है, कौन से पार्क में झूले लगने हैं, कौन से पार्क में बच्चों के लिए खेलने की एक्टिविटीज चाहिए, इसका डिसीजन प्रधानमंत्री थोड़ा लेंगे। वो तो दिल्ली बैठे हैं, उनको क्या पता आपके गांव में, आपके शहर में क्या दिक्कत है।
तो बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक पावर को जब तक हम नहीं बांटते हैं तो वहां के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में वी वांट कि सारे सिटीजंस पार्टिसिपेट करें। तो लोकल लोग अपने मुद्दे लोकल लेवल पे सॉल्व कर लें, स्टेट गवर्नमेंट के मुद्दे स्टेट लेवल पे सॉल्व, और सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दे सेंट्रल लेवल पे सॉल्व, ताकि काम बहुत ईजी हो जाए। तो अब इसको बहुत ध्यान से हम बच्चे पढ़ेंगे कि आपकी एनसीईआरटी में इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा। Power can be shared among government at different levels. A general government for the entire country and governments at the provincial और regional level. तो एक तो पूरी कंट्री की सरकार होती है बेटा और एक स्टेट की सरकार होती है। Such general government for the entire country is usually called federal government. तो पूरे देश की सरकार को कौन सी सरकार बोल देते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में हम इसको सेंट्रल सरकार बोल देते हैं बेटा, या फिर कौन सी सरकार बोल देते हैं? यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज बच्चे। इन इंडिया वी कॉल देम एज स्टेट गवर्नमेंट्स। इंडिया में सेकंड लेवल की जो सरकार है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट गवर्नमेंट। सर सेकंड लेवल की जो सरकार है हमें पता है उसका नाम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, जिसके हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स। कुछ कुछ देश ऐसे हैं जहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, पूरे देश की एक ही सरकार। इसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? यूनिटरी मतलब वन, पूरी कंट्री की वन गवर्नमेंट। अब इंडिया बहुत डाइवर्स है, बहुत अलग अलग स्टेट्स, बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे तो ये फॉर्मूला नहीं चल सकता। इसलिए इंडिया इज अ फेडरल कंट्री जिसमें पावर्स को डिवाइड किया हुआ है सेंट्रल, स्टेट और लोकल में। बट कुछ कंट्रीज में ऐसा चल जाता है जहाँ पे पूरे देश की एक ही सरकार है। ठीक है भाई, अगर तुम्हारा चल जाता है तो आप चला लो। इंडिया में तो बहुत डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो इंडिया में तो पावर को बांटना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे और सेपरेटिस्ट एटीट्यूड लोगों के शुरू हो जाएंगे। But in those countries like ours, where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of the government. अब अगर इतनी सरकारें बना दी मेरे बच्चे, आप मेरे को खुद बताओ, हर सरकार को बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, कौन सा मेरा है, कौन सा सेंट्रल का है। ये इतनी कंफ्यूजन को कैसे दूर करें? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने 3 लिस्ट बनाई हुई है। पहली यूनियन लिस्ट, जिसमें जो जो चीजें लिखी हैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट, जिसमें जो जो चीजें लिखी हैं सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों सरकार कानून बना सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो 3 लिस्ट कौन सी हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। This is what they did in Belgium, but was refused in Sri Lanka. This is called federal division. तो अगर आपका कंट्री फेडरल है बेटा, तो मतलब पावर्स को बांटा हुआ है। सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि बेटा म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, जो मैंने आपको बताया, जिसको हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। कौन सी सरकार बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसमें आपने पावर्स को क्या किया हुआ है बेटा? बांटा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। Let us call division of powers involving higher and lower levels of government vertical division. तो वो वाला था horizontal, क्योंकि पावर इक्वल लेवल्स पे बांटी हुई थी, और ये वाला है वर्टिकल, क्योंकि ऊपर सेंटर, नीचे स्टेट और उसके बाद लोकल। We shall study these at some length in the next chapter. नेक्स्ट चैप्टर में इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगला चैप्टर हमारा फेडरलिज्म ही है। तो मैं बहुत बारीकी से आपको पढ़ाऊंगा कि फेडरल स्ट्रक्चर कैसा किसी भी देश का चलता है। तो फर्स्ट, पावर शेयरिंग कैसे होती है? पावर शेयरिंग इज डन अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सर पहला पॉइंट ये लिखूंगा मैं एग्जाम में। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ये दो तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेवल्स, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। अब जो 2 पॉइंट्स आपके पास आने वाले हैं वो इसी क्लास में आपने पढ़ने हैं, तो उसके ऊपर अच्छे से 10 मिनट मेरे साथ आप बिताओगे तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 10th का मतलब सेल्फ स्टडी और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स की स्टडी। अगर आप कॉन्सेप्ट्स मेरे से समझ लो और घर पे सिर्फ 30 मिनट्स भी बुक उठा लो ना बेटा, आपके पक्का पक्का 80 on 80 आने वाले हैं। सिर्फ सेल्फ स्टडी की कमी है आजकल के बच्चों में। अगर आप अपने आप को मोटिवेट करोगे राजे कि मुझे पढ़ना है, मेरे पेरेंट्स मेरे पे इतना पैसा लगा रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो बच्चे आपके तभी मार्क्स आएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जितना मर्जी यहाँ पे आपको मोटिवेट करता रहूं, जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि सर हाँ जी भैया मेरे को मार्क्स लेने हैं, निखिल भैया आप जो बोलोगे मैं वैसे करूंगा, बस मुझे मार्क्स दिलवा दो, मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, तब ना बेटा मुझे भी बहुत मजा आएगा पढ़ा के और आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारे पेरेंट्स ना बच्चे बहुत करते हैं हमारे लिए, जितना उनके पास नहीं है ना उससे ज्यादा करते हैं।
तो यार कम से कम उनके लिए बुक्स उठा लेते हैं। अगर हम उनके लिए बुक्स उठा लेना, उनको हम प्राउड कर दें, तो आप सोचो उनको कितना अच्छा फील होगा कि मैंने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं आज उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। एंड एक अच्छा इंसान बनने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल जाए तो आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाते हो, आप एक डिफरेंट इंसान बन जाते हो, जो कि मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरे भारत के बच्चे, आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे जो इतने सियाने हैं मेरे बच्चे, वो सारे ही बहुत ही क्वालिटी इंसान बन जाए, तभी हमारा भारत भी आगे बढ़ सकता है। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक बेटा, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब तीसरी तरीके की जो पावर होती है बच्चे, वो है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है सर, ये भी पढ़ लेते हैं। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो सबसे पहले पावर को शेयर किस किस में हम सोशल ग्रुप्स में कैसे कैसे कर सकते हैं? विमेन को पावर दे सकते हैं, SC ST OBC, जो लोग बेचारे वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो जिनका आज तक इतनी तरक्की नहीं हो पाई, उनके साथ बहुत ज्यादा ऑपरेशन हुआ, उनको कभी भी इक्वालिटी साथ नहीं देखा गया, एंड और कोई वीकर सेक्शन। इसकी बेस्ट एग्जांपल बेटा मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेल्जियम के अंदर, जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें कौन से डिसीजन ले सकते थे? डिसीजन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशन। डिसीजन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशन। अब इनको पावर देने की जरूरत, हमारे देश में विमेन को पावर देने की जरूरी है। अभी आपको एक गुड न्यूज बताऊं, विमेन के लिए एक अलग से रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट में, जिसमें अब से जो भी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ करेगा या स्टेट्स के इलेक्शन हुआ करेंगे, उसमें 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन है। विमेन अब पार्लियामेंट में आएंगी। अभी एट प्रेजेंट विमेन की रिप्रेजेंटेशन हमारी पॉलिटिक्स में बहुत कम है, इसी वजह से हमारी पॉलिटिक्स बहुत गंदी है। लीडर्स कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट्स दे देते हैं। जब विमेन आएगी ना बेटा, सब रिस्पेक्ट देखना वापस आ जाएगी, और विमेन रिलेटेड जो डिसीजंस हैं उनके अंदर विमेन खुद पार्टिसिपेट करके डिसीजंस लेंगी। कितने सारे डिसीजंस हैं जिसमें विमेन होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पार्लियामेंट तक विमेन पहुंच ही नहीं पाती है। तो पावर को हमें उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, SC ST OBC और विमेन, जिनको आज तक कितना ज्यादा इग्नोर किया गया है बेटा, इतना ज्यादा ऑपरेशन उनके ऊपर हुआ है। बट अब वक्त आ गया है कि हमारा इंडिया जो है वो इक्वल स्टेटस के साथ चलेगा। अब हमारा इंडिया कोई जाति की तरफ नहीं देखेगा, किसी के कलर की तरफ नहीं देखेगा, किसी के जेंडर की तरफ नहीं देखेगा, देखेगा तो उसके टैलेंट की तरफ। जो टैलेंटेड बंदा होगा उसको ग्रोथ मिलनी चाहिए, और सरकार को पुरजोर से काम करना चाहिए उन लोगों के लिए जिन लोगों को आज तक उनके बनते हक नहीं मिले, चाहे वो रिजर्वेशन के माध्यम से हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के माध्यम से हो। इन सब लोगों को अच्छे से एजुकेशन मिलनी चाहिए ताकि ये मार्केट में आ पाए। चलो अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको बेटा कि हम कैसे पावर को इनमें शेयर कर सकते हैं। जरा टेक्निकल सा पॉइंट है, ध्यान से समझना है। So power may also be shared among different social groups such as religious and linguistic groups. Community groups and community government in Belgium is a good example. In some countries there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections, जैसे हमारे इंडिया के अंदर SC ST हो गए, women are represented in the legislatures and administration. इनको हम रिजर्वेशन दे देते हैं ताकि ये पार्लियामेंट में आ पाए। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्लास 9th में बच्चे हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि हमारी कंट्री में SC ST इन लोगों को रिजर्वेशन दी जाती है पार्लियामेंट में, सो दैट ये अपने हकों की आवाज रख पाए। बट अब तो SC ST के साथ साथ विमेन को भी रिजर्वेशन मिल गई है, विच इज वेरी गुड न्यूज। मैं इस चीज का बहुत ज्यादा बड़ा सपोर्टर हूँ कि हमारे देश की जो विमेन है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विमेन है, बट हमारे पार्लियामेंट में तो उतने विमेन नहीं है। तो विमेन अगर आएंगी देश में काफी बदलाव आएगा, और हे भगवान शायद पार्लियामेंट के अंदर चीजें सुधर भी जाएं। कैसे कैसे स्पीचेस कई बार दे देते हैं, लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, कुर्सियां टेबल क्या क्या मारते हैं। विमेन आएगी तो शायद इनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी आए पॉलिटिशियंस को कि कैसे काम करना है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इससे गवर्नमेंट के अंदर इन लोगों को स्पेस मिलेगी बच्चे थोड़ी सी, who otherwise would feel alienated। alienated का मतलब ignored। आज तक तो इन लोगों को टोटली क्या किया गया था? इग्नोर। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख, इन लोगों को भी थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट में शेयर देना चाहिए ताकि हमारा देश साथ आगे बढ़ पाए। तो 3 तरीके से कैसे पावर शेयर हो सकती है? पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स। कौन कौन से? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स।
कौन कौन से? वीकर सेक्शन, विमेन, रिलीजन, माइनॉरिटी, इन लोगों को पावर शेयर करनी चाहिए। एक पॉइंट रह गया सिर्फ और 5 नंबर पक्के। 4 पॉइंट्स का टोटल क्वेश्चन है, 3 मैं आपको करा चुका हूं। डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एक लौता पॉइंट रह गया बेटा, उसको हम करेंगे, साथ ही हमारी क्लास भी खत्म और साथ ही हमारा टॉपिक भी खत्म। उसके बाद जो हमारा है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब हमें पावर किस में शेयर करनी है? पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में एंड डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स में। पॉलिटिकल पार्टीज को भी पावर देनी पड़ती है। हाँ जी बेटा, हमारे देश के अंदर सरकार कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, जेडीयू, बीजेडी, ऐसे अलग अलग बच्चे पार्टियां हैं हमारी कंट्री के अंदर। टोटल 750 पार्टीज रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास। कितनी पार्टीज? 750 पार्टीज रजिस्टर्ड है बेटा। आई कम फ्रॉम पंजाब पुत्र, तो हमारे यहाँ पे श्रोमणी अकाली दल हमारी रीजनल पार्टी है, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, ऐसे 4 बड़ी पार्टीज हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। कमेंट्स में मेरे को जरूर बताओ कि आपके स्टेट में किस पार्टी की सरकार है और कौन सी पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा आपके स्टेट में काम कर रही है। तो जो पार्टीज हमारे देश में बनती हैं उनको फिर पावर थोड़ी देनी पड़ती है ताकि वो इलेक्शंस लड़ पाएं और कुछ ना कुछ लोगों के काम, भले का काम कर पाएं। तो क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को ही पावर देंगे या प्रेशर ग्रुप्स को भी देंगे? प्रेशर ग्रुप्स को भी देंगे। सिर्फ प्रेशर ग्रुप्स कौन होते हैं? ये किसी पे प्रेशर डालते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल सही सोचा आपने, ये प्रेशर ही तो डालते हैं। जैसे कि सारे एम्प्लॉयज मिलकर एक यूनियन बना लेते हैं, जैसे इंडिया के सारे किसानों ने मिलकर एक यूनियन बनाई हुई है। अभी सरकार के साथ किसानों का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, आपने देखा होगा। तो ये जो सब लोग मिलके कुछ ना कुछ यूनियन बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन BKU, ऐसे ही रेलवे ट्रेड यूनियन, ऐसे एम्प्लॉयज की कोई यूनियन, ये सब हो जाते हैं प्रेशर ग्रुप्स। ये क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स। ये गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं ताकि डेमोक्रेटिकली ये अपनी कोई बात मनवा पाए। हमारे देश में डेमोक्रेसी है और ऐसे ग्रुप्स बनाना अलाउड है बेटा। आप अपने सब स्टूडेंट्स भी ग्रुप बना सकते हैं, टीचर्स भी ग्रुप बना सकते हैं। तो ऐसे यूनियन बनाना हमारी कंट्री में अलाउड है और इसी वजह से इनको पावर्स भी दी जाती हैं। हम ध्यान से समझते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है ताकि एकदम समझ आ जाए और एग्जाम में आपको मार्क्स लेना बड़ा इजी हो जाए। In a democracy, all citizens must have freedom to choose among various contenders. In contemporary democracy, this takes the form of competition among different parties. Democracy में तो पूरा पूरा competition है। बीजेपी वाले कहते हैं हम आएंगे, कांग्रेस वाले कहते हैं हम आएंगे, राहुल गांधी कहता कि मैं आऊंगा और अमित शाह जी कहते हैं हम तो आने नहीं देंगे, अभी तो हम 15-20 साल राज करेंगे। तो पॉलिटिक्स में बहुत तगड़ा कंपटीशन है बेटा। Such competition ensures that power does not remain in one hand. तो क्या अगर वन पार्टी सिस्टम कर दें तो सारी पावर तो एक ही हाथ में हो जाएगी, जैसे चाइना में है, जैसे रशिया में है, वन पार्टी सिस्टम। भाई काहे की डेमोक्रेसी तुम्हारी? डेमोक्रेसी का मतलब मल्टीपल पार्टीज होनी चाहिए, हर किसी को जीतने की उम्मीद होनी चाहिए कि इस बार सरकार हमारी है। और जब आपको पता होता है कि अगर अगले साल, इस साल मैंने अच्छा काम नहीं किया तो अगले साल मुझे कोई वोट नहीं डालेगा, तो आप डर के मारे और काम करते हो। यही तो खूबसूरती है हमारे देश की डेमोक्रेसी की। हर बार कोई ना कोई लीडर के ऊपर तलवार लटक रही है कि भाई इलेक्शंस आने वाले हैं, मुझे अच्छा काम करना पड़ेगा। अगर वन पार्टी होती बेटा तो इनको टेंशन ही नहीं होनी थी कोई भी कि इलेक्शंस लड़ने हैं और इनको अपनी पावर को मिसयूज करना आ जाना था। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct when 2 or more parties form an alliance to contest election. कभी कभी 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां आपस में क्या कर लेती हैं? अलायंस कर लेती हैं। जैसे अभी हमारे इंडिया में जिनकी सरकार है वो है बीजेपी प्लस उसकी साथी पार्टियां बहुत सारी। वो साथी पार्टियां और बीजेपी को इकट्ठा मिला के जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या बोलते हैं? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके अंदर बहुत सारी पार्टीज इकट्ठी मिलकर चुनाव लड़ती हैं। If their alliance is elected, अगर ये जीत जाएं, they form a coalition government. फिर कौन सी सरकार बनती है? coalition government। जैसे अभी इंडिया में कौन सी सरकार है? coalition government है बेटा। बीजेपी के पास अपनी मेजोरिटी नहीं है, इसी करके इतनी जल्दी से डिसीजन हम नहीं ले पाएंगे अब क्योंकि मोदी जी जिस कुर्सी पे बैठे हैं उन कुर्सी के जो 4 पैर है वो सबके अलग अलग हैं। तो अगर किसी भी एक पार्टी ने भी साथ छोड़ दिया तो सरकार हाथ से चले जाएगी। तो बहुत ध्यान से मोदी जी आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि अब ये 2014 नहीं है कि आपकी मेजोरिटी आ गई।
2019 नहीं है जो आपकी मेजोरिटी आ गई, 2024 आ गया। 2024 में आपको मेजोरिटी नहीं मिली है तो अब आप और बेटर काम करके दिखाइए, क्योंकि हमारे देश के लोगों को आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। हर प्रधानमंत्री से हमें एक्सपेक्टेशंस है, हम चाहते हैं हमारा देश भी डेवलप कंट्री बन जाए, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख जाएं, अच्छा हेल्थ हो जाए, अच्छा एजुकेशन हो जाए। इसी कारण जो कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं उन पर बहुत प्रेशर रहता है टू प्रूव देयर पॉइंट, बिकॉज उनके पास मेजोरिटी नहीं है बेटा। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स। तो कौन कौन लोग आपस में यूनियन बना सकते हैं? ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, फार्मर्स की एग्जांपल दी मैंने। They also will have a share in government power either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process। और अगर सरकार इनकी नहीं सुनती तो फिर ये प्रोटेस्ट करते हैं, साडा हक इत्थे रख, प्रोटेस्ट करके, सड़कें घेर के। वैसे तो मैं इसके हक में नहीं हूँ, सड़कें वगैरह नहीं घेरनी चाहिए, प्रोटेस्ट भी अलग तरीके से करना चाहिए, बट चलो मान लेते हैं कि सड़कें वगैरह घेर के प्रोटेस्ट करते हैं ताकि गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा क्या पड़े, प्रेशर, तभी वो गवर्नमेंट इनके हिसाब से काम करेगी। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा? प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं। तो बच्चे मेरी बात ध्यान से सुननी है। पावर को ना 4 तरीके से शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ रिकॉल कर लो आप। सबसे पहले, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कौन सी थी? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। पावर कैन बी शेयर्ड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स कौन से? विमेन, SC, ST। एंड पावर कैन बी शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। ये 4 पॉइंट है बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन पावर शेयरिंग बी डन, पावर शेयरिंग कैसे हो सकती है, किन किन फॉर्म्स में हो सकती है। मेरे पुत्र ये 4 पॉइंट्स आप लिख देना, फ्लो चार्ट बना के लिख देना, फुल मार्क्स आने वाले हैं। आपकी टीचर बोलेगी फ्लो चार्ट बना दिया बच्चे ने, पॉइंट्स बना दिए, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, पक्का मार्क्स मिलेंगे। NCERT मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, कुछ नहीं करना, आधा घंटा बैठना है घर पे, सारा रिवाइज करना है और जो दिमाग में रिकॉल होगा उसको फटाफट से लिख लेना है। अगर SST में मार्क्स लेने ना बेटा, तो मैं एक आपको ना सीक्रेट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या सीक्रेट बता रहा हूँ। राइटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपको आंसर्स अच्छे से लिखने आना चाहिए। अच्छे से क्या मतलब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राइटिंग मोतियों जैसी होनी चाहिए, अच्छे से मतलब अच्छी वोकैबुलरी, अच्छे वर्ड्स, ग्रामेटिकल एरर्स से बचना है। ये तभी हो पाएगा बेटा आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे राइटिंग की। आंसर लर्न किया, पढ़ा, उसके अंदर कीवर्ड्स क्या हैं उसको अपनी लैंग्वेज में लिखा, अच्छे से लिखा, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं किए, अच्छे वर्ड्स डाले, एग्जाम्पल्स के थ्रू आंसर किया, फ्लो चार्ट्स बनाए, पक्का 100 on 100, पक्का 80 on 80। आपको कोई हरा ही नहीं सकता SST में अगर आपने ये कुछ टेक्निक्स फॉलो कर ली बेटा। अब आप देख सकते हैं इससे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है बच्चे। 3 क्लासेस का चैप्टर था, तीनों क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से समझा, आपने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। ऐसे ही अगर आप कोऑपरेट करते रहोगे ना बेटा, तो आपके कोई भी डाउट्स मैं रहने नहीं दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल देता हूँ बच्चे, जिसके अंदर अगर आपको कोई पर्सनल डाउट आता है तो आप मुझे कभी भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करा देता हूँ। इसके जो जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं असाइनमेंट फॉर्म में, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ कि कौन कौन सी असाइनमेंट को कैसे प्रैक्टिस करना है। इसके इजी नोट्स मैंने बनाए हुए हैं आपके लिए, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ बेटा, कि इजी नोट्स को लर्न कैसे करना है। आपको भी पता है NCERTs आपको बहुत बोरिंग लगती हैं, तो मैंने बहुत अच्छे हैंड क्राफ्टेड नोट्स आपके लिए बनाए हैं हर चैप्टर के, जो कि मैं चैप्टर के एंड में आपको दिया करूंगा, जिससे आपका चैप्टर बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। एंड विद दिस वी शुड एंड आवर क्लास बेटा। हमारा पावर शेयरिंग चैप्टर खत्म हो गया है। गुड लक, ऐसे ही पढ़ते रहो और मेरे को प्यार देते रहो। ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि वो चैप्टर उनका अच्छे से हो जाए। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, हमें बहुत मोटिवेशन इससे मिलती है। ऐसे ही मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। गुड लक, बाय बाय, अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। बाय बाय बच्चों।